भारत ने बिछाया ऐसा जाल जिसमें दुनिया का सबसे चालाक देश खुद फंस गया। उसकी वो तकनीक जो पूरी दुनिया पर करती थी, राज अब हो गई ध्वस्त। अमेरिका से लेकर रूस तक जो नहीं कर पाए, वो भारत ने कर दिखाया। चीन जो औरों को कर्ज में डुबोता था, आज खुद 1.4 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान में डूब चुका है। अब लाख कोशिश कर ले, वो कभी इस झटके से उबर नहीं पाएगा। चीन भारत को एक ऐसी रणनीति में फंसाना चाहता था जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चीन के कंट्रोल में आ जाए। उसका प्लान था कि भारत हर जरूरी चीज के लिए चीन पर निर्भर हो जाए। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, खिलौने, सोलर पैनल, मशीनें और केमिकल सब चीन से आए। भारत सिर्फ इस्तेमाल करे और बदले में चीन को पैसा दे। इसी तरह चीन भारत को कमजोर कर देना चाहता था। उसका सपना था कि भारत कभी आत्मनिर्भर न बन पाए। चीन ने श्रीलंका को कर्ज दिया और उसका बंदरगाह हड़प लिया। पाकिस्तान को मदद दी और उसका भविष्य गिरवी रख लिया। नेपाल और अफ्रीका के कई देशों को भी उसी जाल में फंसा दिया। भारत के लिए भी चीन ने वैसी ही तैयारी कर ली थी। वो चाहता था कि भारत उसके बनाए हुए सिस्टम में फंसे और उसी पर निर्भर हो जाए। लेकिन भारत ने समय रहते सब समझ लिया और तुरंत चीन के खिलाफ योजना बनानी शुरू की। भारत ने चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द किए, कई ऐप्स बैन किए गए, रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में चीन पर निर्भरता कम की गई। भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए बुलाया। मेड इन इंडिया योजना को मजबूत किया गया। भारत ने फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स (API) के घरेलू निर्माण पर जोर दिया। भारत ने चीन से आने वाले केमिकल्स और कच्चे माल पर भी काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत ने चीन से आयात कम कर दिया। भारत की नीति थी कि चीन से जुड़ी हर चीज को खत्म किया जाए। भारत ने दुनिया के 27 देशों से मिलकर चीन को घेरना शुरू किया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, साउथ कोरिया और यूरोप के कई देश भारत के साथ आ गए। सबका मकसद एक था, चीन की सप्लाई चेन को कमजोर करना। इस पूरी योजना को सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव कहा गया, यानी अब व्यापार चीन के बिना होगा। इससे चीन को बड़ा झटका लगा। भारत ने टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में भी चीन को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। भारत ने ड्रोन, मिसाइल, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विकास किया। भारत की कंपनियां अब उन उत्पादों को बनाने लगीं जो पहले चीन से आयात होते थे। इससे चीन का व्यापार भारत में घटने लगा। चीन को इस सबसे बड़ा नुकसान हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में थी। सेक्टर डूब चुका था। युआन की वैल्यू गिर रही थी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था। निवेशक चीन छोड़ रहे थे। भारत ने इसी समय पर हमला बोला। भारत ने निवेशकों को आकर्षित किया और विदेशी कंपनियों को भारत आने के लिए बुलाया। अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चीन जो पहले भारत को हल्के में लेता था, अब उसे भारत से डर लगने लगा है। चीन की पूरी योजना भारत के खिलाफ थी, लेकिन अब वही योजना चीन के खिलाफ हो चुकी है। चीन जो जाल भारत के लिए बिछा रहा था, अब उसमें खुद फंस चुका है। चीन ने भारत को सप्लाई चेन का गुलाम बनाना चाहा, लेकिन भारत अब सप्लाई चेन का नेता बन रहा है। चीन चाहता था कि भारत हमेशा उसके पीछे चले, लेकिन भारत अब उसके सामने खड़ा है। चीन को यह बात समझ आ चुकी है कि भारत को रोकना अब असंभव है। भारत ने सिर्फ एक रणनीति नहीं बनाई, उसने एक नई व्यवस्था बना दी है। अब भारत और उसके साथ जुड़े देश मिलकर चीन को हर दिशा से घेर रहे हैं। अब चीन का प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा, उसकी चालें नहीं चल रही और उसका दबदबा टूट रहा है। चीन की टेक्नोलॉजी अब पुरानी लगने लगी है। भारत की नई टेक्नोलॉजी, तेजी से हो रहे निर्माण और आत्मनिर्भरता की नीतियां दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। अब चीन के प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ चुके हैं। उसकी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं। विदेशी बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। भारत ने चीन को कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सभी मोर्चों पर मात देना शुरू कर दिया है। अब चीन के पास न कोई नया रास्ता है, न कोई मजबूत योजना। भारत हर दिन नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है और चीन हर दिन पुराने जाल में फंसता जा रहा है। चीन ने भारत को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह खुद नीचे गिर गया है। चीन का कर्ज देने वाला मॉडल अब दुनिया में फेल हो रहा है। उसके दिए गए कर्ज वापस नहीं आ रहे। जिन देशों को चीन ने लूटा, वो अब भारत के साथ आ रहे हैं। इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब हो गई है। अब चीन भारत से आगे नहीं है, अब वह भारत से पीछे छूट चुका है। भारत ने उसे हर दिशा से पीछे धकेल दिया है। चीन अब न रणनीति में आगे है, न तकनीक में। भारत हर दिन एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है और चीन उसी दलदल में फंसा है जो उसने भारत के लिए बनाया था। भारत की यह जीत सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, यह एक मॉडल है जो दुनिया को दिखा रहा है कि मजबूत नीति, सटीक रणनीति और आत्मविश्वास से कैसे किसी बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। और भारत ने यह बिना हथियार उठाए किया है। अब सवाल उठता है, क्या चीन इससे उबर पाएगा? क्या भारत अब चीन की जगह ले लेगा? क्या भारत दुनिया का नया सप्लाई चेन सेंटर बन सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आगे वीडियो में आपको मिलेंगे, जहां आप जानेंगे
कि भारत के पास कौन कौन सी ताकतें हैं, उसने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं और उसने चीन को कैसे हराया है। अगर आपको भारत के इस जीत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, चीन को हमेशा लगता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा चालबाज है। उसकी चालें सबको बेवकूफ बनाती हैं। वो सबको अपने हिसाब से नचाता है और जब उसका काम हो जाता है तो धोखा देकर निकल जाता है। यही मॉडल उसने पिछले 30 साल से चला रखा है, लेकिन इस बार उसकी चाल उसी पर उलटी पड़ चुकी है, क्योंकि इस बार चीन की टक्कर किसी छोटे देश से नहीं थी। इस बार वह भिड़ गया यूरोपियन यूनियन से, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। यूरोपियन यूनियन कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। इसमें 27 देश हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने सदियों से धोखेबाजी, व्यापारिक नियंत्रण और पॉलिटिकल प्रेशर से दुनिया चलाई है। और अब जब चीन ने उन्हीं के सामने चालाकी दिखाई तो उन्हें जवाब भी उसी अंदाज में मिला। फर्क सिर्फ इतना था कि यूरोप ने एक एक चाल सोच समझकर चली और चीन को वही दर्द दिया जो वो सालों से औरों को दे रहा था। पूरी कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार से। साल 2024 में इस मार्केट की कुल वैल्यू करीब $75 बिलियन है। हर साल यह बाजार 10% से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। आने वाले 4 से 5 सालों में यह मार्केट $1.4 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। यानी जितनी वैल्यू दुनिया के 100 से ज्यादा छोटे देशों की कुल जीडीपी की होती है, उससे भी ज्यादा बड़ा सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार होने वाला है। इसी बाजार को हथियाने के लिए चीन ने अपनी कंपनियों को खुलकर सब्सिडी देना शुरू किया। अगर किसी चीनी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार की कीमत $20,000 होती तो चीन की सरकार उसे सीधा $3,000 की सब्सिडी दे देती। इसका मतलब ग्राहक को वो गाड़ी सिर्फ 17,000 में मिलती, जबकि दूसरी विदेशी कंपनियों की वही गाड़ी 22,000 से $25,000 में आती। इससे चीन की कारें हर बाजार में सस्ती दिखने लगी। ये वही मॉडल था जो चीन ने पहले स्मार्टफोन मार्केट में अपनाया था। उन्होंने भारत में अपनी कंपनियों को भारी सब्सिडी देकर लावा, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स जैसी भारतीय कंपनियों को बाजार से बाहर कर दिया। अब वो गेम चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल में खेलना चाहता था, लेकिन इस बार सामने भारत नहीं था, सामने था यूरोप। यूरोप ने सबसे पहले चीन की इस सब्सिडी पॉलिसी को पकड़ लिया। यूरोप ने कहा कि अगर कोई देश अपने उद्योग को इतने भारी पैमाने पर सब्सिडी देकर कीमतें गिराता है तो वह फेयर ट्रेडिंग नहीं है, ये डंपिंग है। और यूरोपियन यूनियन ने फौरन इसका जवाब देना शुरू किया। यूरोप ने सबसे पहले चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैरिफ लगाना शुरू किया, यानी जो कार पहले सस्ती दिख रही थी अब उस पर टैक्स लगाकर उसकी कीमत बढ़ा दी गई। चीन ने जो सब्सिडी दी थी वो अब बेअसर हो गई। ग्राहक को अब चीन की गाड़ी पहले जैसी सस्ती नहीं लग रही थी। इसके साथ ही यूरोप ने अपने ग्राहकों को ये विकल्प देना शुरू किया। अगर वे यूरोप में बनी गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स छूट और सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर वो चीन की गाड़ी खरीदते हैं तो कोई छूट नहीं। इसका असर साफ दिखने लगा। यूरोप में चीन की कारों की बिक्री गिरने लगी। यूरोप के पास इससे ज्यादा बड़ी प्लानिंग थी। उन्होंने सिर्फ चीन को रोकने का प्लान नहीं बनाया, उन्होंने खुद चीन में घुसने का प्लान भी तैयार कर रखा था। यूरोप की कंपनियां जैसे रेनॉल्ट, BMW और वोल्वो चीन के बड़े मार्केट में घुसना चाहती थीं, लेकिन अब वो सीधे शर्तों पर डील कर रही थीं। चीन घबरा गया। उसे लगा यूरोप सिर्फ टैरिफ लगाएगा, लेकिन यूरोप ने अगला झटका देने की तैयारी कर ली थी। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो अब चीन की कारों पर सुरक्षा जांच, एनवायरमेंटल रेगुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर और भी प्रतिबंध लगाएंगे। चीन की कंपनियों को एक एक करके यूरोपियन मार्केट से बाहर किया जाएगा। अब चीन बातचीत की भीख मांग रहा है। वो यूरोप को छूट देने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर यूरोप टैरिफ हटाता है तो चीन यूरोपीय कंपनियों को अपने देश में सब्सिडी देगा, टैक्स घटाएगा और उन्हें ज्यादा छूट देगा। लेकिन यूरोप साफ कर चुका है, अभी तो उन्होंने सिर्फ शुरुआती कार्रवाई की है, असली डंडा तो अब चलेगा। अब चीन की कंपनियां बंद होने लगी हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है। चीन में पहले से बेरोजगारी का संकट था, अब उसमें और आग लग चुकी है। चीन के शहरों में हजारों मजदूर सड़क पर आ गए हैं और यह सब हुआ है सिर्फ एक टैरिफ नीति की वजह से। चीन को अब समझ आ गया है कि वह अपनी ही चाल में फंस चुका है। अब वह यूरोप से बातचीत करने के लिए मजबूर है, लेकिन यूरोप हर बातचीत को टाल रहा है। उसका सीधा इरादा है पहले चीन पूरी तरह तड़पे, उसके बाद शर्तों पर बात होगी। इस घटना से चीन की अर्थव्यवस्था को दोहरी मार पड़ रही है। पहला झटका है एक्सपोर्ट कम हो रहा है, दूसरा झटका है बेरोजगारी बढ़ रही है। चीन का ग्रोथ रेट पहले ही गिर चुका है और अब यह संकट उसके पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में अगर चीन फेल हो गया तो आने वाले सालों में वो बाजार अमेरिका या भारत के हाथों चला जाएगा। भारत इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है। भारत ने
खुद अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए PLI स्कीम, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा काम शुरू कर दिया है। टाटा, महिंद्रा, ओला और कई कंपनियां घरेलू कारों को ग्लोबल स्तर पर उतारने के लिए तैयार हैं। भारत अब वही कर रहा है जो चीन करता था, लेकिन नियमों और कानूनों के दायरे में रहकर। अब चीन के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। यूरोप उसके खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोल चुका है और भारत उसे धीरे धीरे अलग थलग करने में मदद कर रहा है। अमेरिका पहले ही चीन से दूरी बना चुका है। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अब यूरोप, ये सारे देश चीन के चारों ओर दीवार खड़ी कर रहे हैं। चीन का डर अब साफ दिखने लगा है। उसकी सरकारी रिपोर्टें खुद मान रही हैं कि यूरोप की नीति की वजह से चीन को आर्थिक नुकसान हो रहा है और अगर बातचीत जल्दी शुरू नहीं हुई तो यह नुकसान स्थायी हो जाएगा। चीन अब भी सोच रहा है कि बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन यूरोप को पता है जब तक चीन को उसकी भाषा में जवाब न मिले तब तक वह सुधरने वाला नहीं है। अब दुनिया को तय करना है वह एक ऐसे देश के साथ चले जो धोखे और सब्सिडी से बाजार हड़पता है, या एक ऐसे देश के साथ जो ईमानदारी से मुकाबला करता है जैसा कि भारत कर रहा है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या चीन की यह हार उसे कुछ सिखाएगी? क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर नया लीडर बन सकता है? क्या यूरोप की नीति चीन के मॉडल को तोड़ सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।